नमस्कार साथियों, कहानी मेरी ज़ुबानी में आज प्रस्तुत है श्री शरत चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी भला बुरा। अविनाश घोषाल कुछ वर्ष और नौकरी कर सकते थे, लेकिन संभव नहीं हुआ। खबर आई कि इस बार भी उन्हें धत्ता बतलाकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश चुप रहे। अंतर केवल इतना ही था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द अवसर लेने के लिए दरख्वास्त भेज दी। दरख्वास्त मंजूर होगी ही, इसमें उन्हें संदेह नहीं था। अविनाश के काम की फुर्ती से सभी प्रसन्न थे। भद्र आचरण की प्रशंसा सभी करते हैं, फिर भी उनकी ये दुर्गति हुई। इसके पीछे के गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। उसे बतला दूं। उनकी नौकरी की शुरुआत में एक बार एक नौजवान आईसीएस जिले का जज होकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आई। छोटी सी बात को लेकर दोनों में पहले मतभेद हुआ और बाद में इसी ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लौटकर जज साहब निरंतर उनके काम के छिद्रान्वेषण में लगे रहे, लेकिन छिद्र का पाना सहज नहीं था। जज साहब इससे तनिक प्रसन्न नहीं हुए। उनके फैसले को काट कर देखा कि हाई कोर्ट में वह नहीं टिकता, खुद ही अधिक लज्जित होना पड़ता है। तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन जज से मुलाकात करके नहीं गए। श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीति में उनसे बड़ी त्रुटि हुई। इसके बाद कितने ही साल बीत गए। बात को अविनाश भूल गए थे, मगर जज नहीं भूले थे। इसका परिणाम मिला कुछ दिन पहले। वो नौजवान जज अब हाई कोर्ट में हैं, मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर आदमी था, काम के लिए काफ़ी मशहूर था। उनकी उन्नति का पथ संपूर्ण रूप से बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उनकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया, और मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। एक एक करके और भी 3 आदमी उन्हें पीछे छोड़ आगे बढ़ गए। जो लोग ये नहीं जानते वे कहेंगे कि ऐसा भी कहीं होता है, ये तो सरकारी नौकरी है और उस पर इतनी बड़ी नौकरी है, ये क्या काजियों का ज़माना है। लेकिन अनुभवी कहेंगे उससे भी ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं। अतएव अविनाश मन ही मन समझ गए कि अब इससे छुटकारा नहीं। आत्मसम्मान और नौकरी, इन दोनों नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को चुनना होगा। उसी बात को इस बार उन्होंने पूरा किया। परिवार में अविनाश की पत्नी आलोकलता, IAS फेल पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही 3 प्राणी थे। नौकर नौकरानियों की संख्या इतनी थी कि अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्नचित्त लौटे। यथा नियम कपड़े बदले, हाथ मुंह धो जलपान करने के लिए बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों बाद मुक्ति मिली छोटी बहू। सरकारी खबर ना आने पर हाई कोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल की मियाद खत्म हो चली। अधिक विलंब नहीं होगा, इस बात को खुद ही जानता था। आलोकलता निकट की एक कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा जल रही थी। सुनकर दोनों चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, शायद सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू इस बार भी मुझे पीछे छोड़ 6 महीने के लिए सब जज हो गए। हागू साहब के हाई कोर्ट में आने के बाद में पिछले 3 सालों से यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वो खुद समझेंगे, लेकिन देखा यह नहीं होने का। कम से कम उस आदमी के रहते दम तक तो नहीं। अविचार को इतने दिनों तक सहता रहा, लेकिन सहन करने से मनुष्यत्व नहीं रहेगा। कल शाम को सदराला के यहाँ घूमने जाकर आलोकलता इस तरह की बात आभास इशारे से सुन आई थी, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आया था
और इस वक्त भी नहीं समझ पाई थी। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के ज़माने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है, सुनूं तो ज़रा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था उसे अवश्य ही किया है। आलोकलता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उनकी समझ में नहीं आया। वो डर गई। बोली, सुनू भी, क्या किया है, बतलाओ भी तो सही। अविनाश ने कहा, वो है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है। आलोकलता के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। व्रजाहत की भांति कुछ देर तक स्तब्ध रहकर बोली, ये क्या कह रहे हो? इतने प्राणियों को भूखों मारने का संकल्प किया है क्या? काम छोड़ो तो भला। तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं उस दिन आत्महत्या कर लूंगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वचन दो कि कल ही वापस ले लोगे। नहीं। नहीं क्यों? दुखी होकर तरंग में आकर लोग ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन इसका क्या कोई प्रतिकार नहीं है? अविनाश ने धीरे धीरे कहा, तरंग में आकर तो मैंने ऐसा नहीं किया है छोटी बहू। जो कुछ किया है वो सोच विचार कर ही किया है। वापस नहीं लोगे? नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं मर ही जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से नष्ट करती हो कि लोगों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़ा भी ना हो सकूं, तो बात अविनाश के मुंह में अचानक रुद्ध हो गई। खत्म नहीं हुई। आलोकलता ने कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में एक कठोर बात उनकी जबान पर आई, मगर इस बार भी वो उसे नहीं बोल पाए। कन्या ने बाधा डाल दी। अब तक वो यह सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उससे नहीं रहा गया। बोली, नहीं पिताजी, इस वक्त माँ में सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देखकर माँ पहले कुछ हतबुद्धि सी हो गई। दूसरे ही क्षण बड़े जोरों की फटकार बताकर बोल उठी, शाश्वती, जा यहाँ से, चली जा, कहती हूँ। लड़की बोली, अगर चला जान ही पड़ता है तो पिताजी को साथ लेके जाऊंगी माँ, तो तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या कहा? कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम ज़रा नदी के किनारे घूम कर आएं। शाम के बाद मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी। इस वक्त खाना रहने दो। उठो, चलो पिताजी। ये कहकर उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे हैं। देखकर आलोक ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, ज़रा रुको। सचमुच ही क्या एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने से तुम्हारे परिवार के इतने प्राणी क्या खाएंगे? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने बाधा दी। वो बोली, खाने की क्या सचमुच ही तुम्हें चिंता हो गई है माँ? लेकिन रोना तो नहीं चाहिए। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, और वो भी 300 रुपये से कम क्या होगी। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपये तनख्वाह पाते हैं। खाने वाले उनके यहाँ भी तो 9-10 हैं। कितनी बार देख आई हूँ। उनके यहाँ का खाना हमारे यहाँ के खाने से बुरा नहीं होता। उनका चला जा रहा है तो हम 3-4 प्राणियों का खाना पहनना नहीं चलेगा। ये सुनकर माँ के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जा भाग मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना ना, तब गिरस्तीपना दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल दिया ना तो तुझे घर से निकाल बाहर कर दूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊं
तुम और भैया पिताजी के पेंशन के सारे रुपए लेकर जो चाहे करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके बूढ़े पिताजी का खर्च चला लूँगी। माँ आगे कुछ और नहीं बोली। देखते देखते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़की ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी चलें, शाम हो जाएगी। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पोंछकर रूंधे गले से बोली, जरा और रुको। तुम्हारी ये कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है, इसमें क्या हेर फेर नहीं होने का? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने का। देखो, मैं तुम्हारी स्त्री हूं, तुम्हारी सुख दुख की साथिन हूं। अविनाश बाधा देकर बोले, अगर ये सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा लो। आलोकलता ने कहा, तैयार हूँ, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपया काफ़ी नहीं है। तो पेंशन के थोड़े से रुपयों से काम कैसे चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाट समझ रखा है तो वो नहीं होने का, इसे मानता हूँ, नहीं तो यूँ संजीव बाबू का भी चल जाता है। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई, अब उसका ब्याह कब करोगे? माँ की समस्या का समाधान किया शाश्वती ने। बोली, माँ, मेरे ब्याह के लिए तुम चिंता ना करो, अगर सोचना ही चाहती हो तो सोचो, संजीव बाबू ने 2 बेटियां का ब्याह कैसे किया? जवाब सुनकर माँ का धीरज फिर टूटा। सजल आंखें दृप्त हो उठी। रूंधे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया। बोली, शाश्वती, मुंह जली, मेरी नजरों के सामने से अब भी क्यों नहीं हटती? जा, हट जा, कह देती हूं। जाती हूं माँ। चलो ना पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। IA परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी अभी भी कुछ देर है। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती हैं, दूसरी कोई पत्रिका नहीं लेती है। वातायन संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु बाबू, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है, अगली बार एक कविता और भेजें, कुछ छोटी, और साथ ही शाश्वती देवी की एक रचना अवश्य ही भेजें। नहीं जानता वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं, या उनके मन में कोई और बात है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया, ये चिट्ठी मित्रों को दिखाते ना फिरना। क्यों, बतला तो। नहीं, यूं ही कह रही हूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते फिरना क्या अच्छा लगता है? कविता भेजने से पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी भूलों को वो सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर लज्जित होकर कहता है, तेरी तरह मैंने तो पिताजी से संस्कृत, व्याकरण, काव्य, साहित्य नहीं पढ़ा है, मेरा क्या दोष है? लेकिन शाश्वती, तू जान ले, ये कुछ भी नहीं है। 10 रुपये महीने पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ बन जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है, कल्पना में, भाव में, उसकी अभिव्यंजना में। वहाँ तेरे मुग्ध बोध के बाप की क्या मजाल कि टांग अड़ावें। ये तो बिल्कुल सच बात है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी तुक आ गई थी, लेकिन माँ के कठोर कंठ स्वर ने ये सब कुछ छितरा दिया। कलम रख बगल वाले दरवाजे को ठेल इसी कमरे में पैर रखते ही माँ चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो उनका मनुष्यत्व नष्ट हो रहा था। क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया है, वे नहीं हो सके। मैं साफ कह देती हूँ, यह डाह के सिवा और कुछ भी नहीं है, निरा डाह।
हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़ कर कहा, तुम ये क्या कह रही हो माँ? नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस! अविनाश का मुंह पीला पड़ गया। दांतों से होंठ चबाकर वो चुप खड़े रहे। आसन्न संध्या की म्याल छाया में उनका चेहरा विचित्र लग रहा था। शाश्वती पागलों की भांति चिल्ला उठी, उफ! संसार में धृष्टा की कोई सीमा भी है? तुम चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मैं सिर पीटकर मर जाऊंगी, कहकर आधा अचेत पिता को लेकर वो घर से बाहर चली गई। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।